नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, वापस बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका। सर, राहुल गांधी मोदी विरोध में या मोदी से नफरत में इस कदर अंधे हो गए हैं कि आप देखिए, था कांग्रेस का कोई प्रोग्राम जहां रचनात्मक बातें होनी थी, वहां पर राहुल गांधी क्या कह रहे थे, पहले मैं वो उनका बयान सुनाऊंगी, फिर आपसे उसका रिएक्शन लूंगी। Is this? अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? सोचिए सर, ये कांग्रेस के नेता है, ये हमारे एमओपी हैं राहुल गांधी, और साथ में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, जिनको आजकल कांग्रेस में कोई पूछता भी नहीं है, टिकट तक नहीं मिला उनको, कोई ओहदा भी नहीं है। कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं स्टेज पर। बैनर लगा था पीछे, रचनात्मक कांग्रेस, रचनात्मक सम्मेलन। अब कितनी रचनात्मकता दिखा रही है कांग्रेस, दर्शक बहुत अच्छे तरीके से जान समझ सकते हैं। ये भोंडा एक प्रहसन नाटक कार्यकर्ताओं के बीच में, और कार्यकर्ता भी कितने नॉन सीरियस हैं ये भी आप अच्छे तरीके से समझ ही सकते हैं और जान सकते हैं कि वो इनकी अभद्र चीजों पर भी किस तरीके से ठहाके लगा रहे हैं। जितने नॉन सीरियस उनकी लीडरशिप, उससे कहीं ज्यादा नॉन सीरियस उनके अपने कार्यकर्ता। आपको ध्यान होगा जब सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था कांग्रेस बीजेपी ने, तो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री हुआ करते थे। उनसे पूछा किसी रिपोर्टर ने कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी और एनडीए अपना चेहरा बना रही है 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो उनकी पहली टिप्पणी क्या थी? उन्होंने कहा कि वो तो कूप मंडूक हैं, वो गुजरात के बाहर जानते ही क्या है, देश की विदेश नीति को वो संभालेंगे ही कैसे, उनको क्या पता है, उनको तो कुछ पता नहीं है। जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मनमोहन सिंह की बतौर प्रधानमंत्री, विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मार देसी विदेशी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। और उनसे पूछा गया कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश बर्बाद हो जाएगा। आप मेरी बात पर यकीन ना करें, दर्शक इसको गूगल करें, वो उनका वक्तव्य आपको मिल जाएगा। इतिहास गवाह है अंजू जी, उनको प्रधानमंत्री बने हुए 12 साल हो गए हैं। देश बर्बाद हुआ है या आबाद हुआ है? उस समय मुद्रास्फीति की दर क्या थी, इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, उस समय विदेश नीति क्या थी, पूंजी निवेश कितना आ रहा था, और आज क्या स्थिति है, और विदेशों में हमारा कितना सम्मान है, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना सम्मान है। अब तक 34 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको मिल चुका है। इनके खानदान के 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, उन तीनों को विदेशों में मिले सम्मान को भी मिला लें तो वो 1/3 भी नहीं बैठते होंगे जितने सम्मान प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और ये जो सम्मान मिले हैं, ये ऐसे ही देशों का नहीं मिला है, ये अमेरिका का भी मिला है, ये रूस का भी मिला है, ये यूएई का भी मिला है। मतलब जो दुनिया की वास्तव में ताकत है, उनके ये सम्मान मिले हैं, और ये खैरात में नहीं मिलते हैं। आपका कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो इस खानदान को एक्चुअल में गलत ये है
जो गलतफहमी अब तक निकल जानी चाहिए थी, निकल नहीं रही है। अरे प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए ये तो हम तय करते हैं। ये प्रधानमंत्री कौन आकर के बैठ गया भाई? और प्रधानमंत्री भी ऐसा वैसा नहीं, एक सफलतम प्रधानमंत्री, और जिसकी लोकप्रियता ही कम होने का नाम नहीं ले रही है। जनता इनको लगातार रिजेक्ट कर रही है। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनको भी गिराने की कोई कम कोशिशें नहीं की थी, और एक बार तो सफल हो गए थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने थे नए नए गवांग, उनको बुला करके उनका वोट डलवा दिया और सरकार गिरवा दी अनएथिकली। कोई राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए और जिसने अभी सदन की सदस्यता छोड़ी ना हो, और सोनिया गांधी इस हद तक जाएगी कि उस मुख्यमंत्री को बुला करके वोट डलवा दे और सरकार गिरा दे। एक वोट से सरकार गिरी थी। अटल जी के बारे में भी इन्होंने कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। अपनी स्क्रिप्ट जो भी इनकी तैयार करता था, उस पर अटल जी इतना गुस्सा हुए थे कि सदन में खड़े होकर के इनको धो करके रख दिया था कि मैं तो कभी नेहरू से नहीं डरा, आपसे डरूंगा। तो ये जो है, ये कभी आरएसएस का नाम लेते हैं, कभी बीजेपी का नाम लेते हैं, कभी सांप्रदायिकता का बहाना बनाते थे, तमाम तरह वीर सावरकर को गाली देंगे। तो इनके भीतर इस बात का जहर भरा हुआ है, और खास तौर से इस खानदान के दिलों में ये जो आग सुलग रही है, जिसमें ये खुद ही भस्म हो रहे हैं, किसी और की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है, ये खुद जल रहे हैं और खुद ही अपना इन्होंने मटिया मेट कर लिया है, सब कुछ तबाह कर दिया, कांग्रेस को भी तबाह कर दिया। क्योंकि इनको लगता है कि 2014 में तो मनमोहन सिंह के बाद हमारा नंबर था। ये आकर के बैठ गए और 2019 में भी विदा नहीं हुए। 2024 में भी हमारे सारे षड्यंत्रों के बावजूद, दुष्प्रचार के बावजूद, देशी विदेशी ताकतों के लगने के बावजूद 240 सीटें फिर भी ले आए। जबकि 10 साल के शासन के बाद यूपीए की क्या हालत हो गई थी और कांग्रेस की अपनी हालत क्या हो गई थी, 44 सीटों पर सिमट गई थी। ये तो 10 साल के शासन के बाद भी 240 सीटें लेकर के इंडिपेंडेंटली बीजेपी आई है। तो इनको लग रहा है कि अब ये राजनीति के मैदान में तो हम इनसे जीत नहीं सकते, संसद के भीतर भी नहीं जीत सकते, क्योंकि अप्रैल में आपने परिसीमन बिल गिरा दिया, महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, उन्होंने इस बीच व्यवस्था कर ली और 2/3 बहुमत जुटा लिया। और अगर सदन चलता तो परिसीमन और महिला आरक्षण बिल भी पास हो जाता, एफसीआरए भी पास हो जाता, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल भी तैयारी थी, वो भी पास हो जाता। तो इन्होंने कहा कि सदन चलने ही मत दो, आप 2/3 बहुमत जुटा करके बैठे हैं, बैठे रहो, हम सदन ही नहीं चलने देंगे। और एंड गेम क्या है अंजू जी? एंड गेम इनका ये है, इनको पता है कि 2029 में भी ये नहीं जीत सकते, 2027 के 5 राज्यों के चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब तो नेपाल करना पड़ेगा। इसलिए जैन जी चिल्लाते हैं, क्योंकि ये शब्द वहीं से इजाद हुआ है। जब तख्ता पलटा गया तो तब जैन जी का शब्द वहां से इजाद हुआ, और उसके बाद से ये वो जो एक कहावत है ना, हमारी तरफ के चुईया को हल्दी की गांठ मिल गई, और उसके बाद वो सड़क के किनारे बैठ करके पंसारी बन गई, वो गांठ को ही बेचने में लग गई। तो इनको लगता है कि जैन जी चिल्लाने से और गालीबाजों को, अपराधियों को जंतर मंतर पर इकट्ठा करने से ये भारत में भी नेपाल की तरह का सीन क्रिएट कर सकते हैं। ये गलतफहमी इनकी अभी चलेगी कुछ दिन, कम से कम 2027 के विधानसभा चुनाव तक तो चलेगी, मुझे लगता है। लेकिन सर,
एक तरफ राहुल गांधी ने ये ड्रामा किया और दूसरा आप सोचो कि वो जो पवन खेड़ा राज्यसभा सांसद बन के जिनकी तपस्या ही पूरी नहीं हो रही थी, वो किस तरह से मदारी बने घूम रहे थे। अगर यही नौटंकी करनी थी तो सड़क पर ही करते रहते, फिर काय को राज्यसभा सीट चाहिए थी। सर अपर हाउस है राज्यसभा, वहां पर वो इमरान प्रतापगढ़ी, आप सोचो ये लोग किस तरह से टेडी बियर हाथ में लेकर कैसी कैसी नारेबाजी कर रहे थे, जैसे गली मोहल्ले में करते हैं सौदे। कठपुतली उनके हाथों में नहीं थी, टेडी बियर उनके हाथों में नहीं थे, वो किसी की कठपुतली बने हुए हैं। उनमें जितनी चाबी भरी गई है उतना वो कर्तव्य दिखाएंगे, जहां उनको कहा जाएगा वो करेंगे। वरना क्या ये राज्यसभा के लायक थे? तो ये इनाम इनको मिला ही क्यों है? और वो एक कहावत है ना कि नया मुल्ला जो है वो कुछ ज्यादा ही ऊंची बांग देता है, तो वही हाल है इनका। जितना इनमें चाबी भरी गई है, जो टास्क इनको सौंपा गया है, ये पक्का करेंगे। दूसरे लोग तो हो सकता है कि लेकिन किंतु परंतु कर दें राहुल गांधी के सामने और उनकी बहन जी के सामने, लेकिन ये नहीं कर सकते। सर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने अमित शाह के लिया कि वो जो सो कॉल्ड चाणक्य था वो भी भागा भागा फिर रहा है, मोदी तो रात को सो नहीं पाता है। आप ये देखो ये स्टेटमेंट, हम इनको पागल बना देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी रात में, यहाँ तो सोते लिखा है लेकिन राहुल गांधी ने कहा रात में सोता नहीं है। उसके अलग अलग कारण है। अमित शाह कहाँ गायब हो गए हैं? वो भाग गया है, 20 दिन वो संसद में नहीं घुस पाया। क्यों? क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की बात सुननी पड़ रही थी। ये सारी बातें राहुल गांधी उस रचनात्मक कार्य में बोल रहे थे। सर देखिए, भारत किसकी बात सुन रहा है, किसकी नहीं सुन रहा है, ये राज्य दर राज्य चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मुझे लगता है कि इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है, और ना भारत की जनता किसी से इस तरीके से प्रभावित होती है। भारत की जनता उनको पसंद करती है जिनके संस्कार दिखाई दें, जिनकी विनम्रता दिखाई दे, जिनके आचरण में, जिनकी वाणी में पवित्रता दिखाई दे। कहीं से भी, कभी भी, किसी भी घड़ी इनके आचरण से या जो ये कहते हैं उससे आपको भारतीयता की झलक मिलती है, दिखाई देती है क्या? कहीं नहीं, कुछ नहीं। और मैं तो चूंकि करीब करीब 42-43 साल तो मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गया, 3 अखबारों में मैं संपादक भी रहा, और कुल मिलाकर के 5 अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़ा रहा हूं। सैकड़ों अब तक विधानसभाओं के चुनाव कवर कर चुके हैं और लोकसभा के चुनाव कवर कर चुके हैं, और केवल अपने देश के नहीं, अलग अलग देशों के चुनाव भी हमने देखे हैं, सुने हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप का कुल मिलाकर के बिहेव कैसा रहता है, आचरण कैसा रहता है, वो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, एक पत्रकार के तौर पर, एक समीक्षक के तौर पर। मैंने तो पूरी दुनिया में ऐसा आचरण करता हुआ, इस तरह की बदजुबानी करता हुआ, इस तरह की उद्दंडता दिखाता हुआ आज तक कोई नेता सुना नहीं है और देखा भी नहीं है। अलग ही नमूना है, और ये देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जान और पहचान चुकी है। सर ये जो सेशन था 24-25 दिन का, इसमें जिस तरह के ड्रामे हुए सर, ये सारे आपको लगता है कहीं से इनको चाबी भरी जा रही थी, कहीं से इनको कोई टास्क दिया गया था कि बस तुम संसद चलने मत देना और जितना हो सके मोदी को टारगेट करो, शाह को टारगेट करो। सर अमित शाह को जिस तरह से राहुल गांधी ने टारगेट किया, पहले तो आकर जवाब दो, कहाँ गायब है, कहाँ लापता है, भाग गया वगैरह वगैरह, फिर इस्तीफा मांगने लगे। तो ये सब क्या है सर? इस बार इनको ये कहा गया था कि भाई तुम मोदी और शाह को छोड़ना मत, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, और ऐसे क्या सर काम चलेगा? ये है सकारात्मक भूमिका विपक्ष की जो राहुल गांधी करे। राहुल तो सारे के सारे विपक्ष को नचा रहे हैं, ऐसा लगता है। देखिए, वो तो खैर तेजस्वी को तो निपटा चुके, ममता बनर्जी को भी एक तरीके से निपटा ही दिया। चुनाव के आखिरी हिस्से में इन्होंने एक बयान दिया था
कि ममता बनर्जी की कमजोरी है या ममता बनर्जी ने मौका दिया है कि भारतीय जनता पार्टी घुस जाए, तो भारतीय जनता पार्टी घुस गई, तो ममता जी भी घुस गई। इन्होंने एक बयान दिया और संकेत दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब नंबर किसका है इसका अंदाजा लगा लीजिए, अखिलेश यादव का है। और देखिए, राज्य दर राज्य जितने छत्रप थे या हैं, इनको एक एक करके राहुल गांधी निपटा क्यों रहे हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। जब तक ये छत्रप नहीं निपटेंगे तब तक कांग्रेस उन राज्यों में पुनर्जीवित होने की उसकी संभावना कुछ नहीं होगी। तो पहले इनको एक एक करके निपटाओ, अपने साथ लगाओ, उनके साथ चुनाव प्रचार करो, उनके साथ ये हरकतें करो, क्योंकि इनको पता है कि हम तो निपटे हुए हैं। भाई बिहार में उनका कोई एक लेना दे, एक ना देना दो। पश्चिम बंगाल में 0 सीटें आई थी पिछली बार, तो वहां भी कुछ नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई थी जब बहन जी को 2022 में सारा दायित्व सौंप दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 2 सीटें और 2-2.5% वोट शेयर। तो तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी तो गोल है। थोड़ी बहुत संभावना किसकी थी? तेजस्वी यादव की, ममता बनर्जी की और अखिलेश यादव की। तो अपनी हरकतें ऐसी करो कि इनको भी आपके साथ देश विरोधी पब्लिक मानना शुरू कर दे। और देखिए, हर सपोर्टर में एक वर्ग, एक ऐसा तबका होता है, यादवों में भी, मुसलमानों में भी, दूसरे वर्गों में भी, जो पिछड़ों का कुछ हिस्सा अखिलेश यादव के साथ लगा हुआ है। उन सब में कम से कम एक हिस्सा तो ऐसा है जो तटस्थ भाव से सोचता है, जो देश को सर्वोच्च स्थान पर रखता है। तो वो तो फिसलने तय हैं। और जो बाकी के वर्ग आ सकते थे साथ में अलग अलग कारणों से, तो जब राहुल गांधी की छाया उसके साथ चल रही है और राहुल गांधी की वो हरकतें भी देख रहे हैं और वो किस तरीके से देश के सर्वोच्च सत्ता शिखर पर बैठे हुए लोगों को गालियां दे रहे हैं, अपमानजनक तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो लोग खुश होंगे या नाराज होंगे? कोई भी इस समय यूट्यूबर या मीडिया संस्थानों का कोई भी रिपोर्टर अगर माइक लेकर के पब्लिक के बीच में निकल जाए ना, नायाब गालियां सुनने को मिलेंगी राहुल गांधी के लिए। लोगों में इस कदर गुस्सा भरा हुआ है। रोजाना कितना पैसा खर्च होता है संसद की कार्रवाई का, वो पैसा कहां से आ रहा है? हमारी आपकी जो खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है, उसी से तो इनके घरों में जा रहा है, इनकी जेबों में जा रहा है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं संसद के साथ या इस देश की जनता के साथ, या जो अहम मुद्दे हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? तो ये इनको पता है कि हम तो बर्बाद हैं, हमें तो जनता एक्सेप्ट कर नहीं रही है। केरल की तरह, कर्नाटक की तरह, तेलंगाना की तरह, हिमाचल की तरह कभी कुछ कारण होते हैं जब अपवाद स्वरूप ये आ जाते हैं, पर 5 साल बाद फिर धक्के मार करके जनता इनको सत्ता से बाहर कर देती है। जहां जहां ये क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ चल रहे हैं, वहां वहां खुद बर्बाद हैं, उनको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्योंकि सर इन सबका वोट बैंक तो साझा ही है ना। जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर चलती है वो कांग्रेस का भी था, वही ममता बनर्जी का हो गया, तो इसलिए वही आरजेडी का हाल था। तो इसलिए इनको लगता है इनको बर्बाद करें तब हम शायद आबाद हो जाए। लेकिन जिस तरह के हरकतें राहुल गांधी कर रहे हैं सर, उसमें तो कांग्रेस में भी दो फाड़ है एक तरह से। तारिक अनवर का स्टेटमेंट सुनिए, वो कह रहे थे कि ये बहुत बचकानी बातें, ये बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं होती है। तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा फिर आप पार्टी फोरम पर कहीं बात करेंगे? कहते हाँ, हम जब कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। क्या कोई उनकी बात सुनेगा? यहाँ तो सिर्फ राहुल राहुल चल रहा है। देखिए, वातावरण उस आदमी ने कांग्रेस के भीतर ऐसा बना दिया है कि अगर कोई सलाह देगा ना तो उसका हाल वही होगा जो गुलाम नबी आजाद का और कुछ दूसरे नेताओं का हुआ है, आरपीएन सिंह का, जितेंद्र प्रसाद का,
इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, सबका क्या हाल हुआ है? क्योंकि वो कुछ समझाने की कोशिश करते थे, बताने की कोशिश करते थे कि यहाँ पर, आपने देखा होगा जब ये शुरू शुरू में प्रेस से बात करते थे खड़े होकर के, तो इनके कान में पीछे से कभी गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। फिर इसको लगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं, कैमरों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं इनकी बुद्धि से ही बोल रहा हूं जो कुछ बोल रहा हूं। और जब से इन महाराज ने खुद से बोलना शुरू किया है, तब से बेड़ा गर्क करके रख दिया पार्टी का, पार्टी को पूरी तरह दिशा। और कितने बड़े विशेषज्ञ हैं दोनों भाई बहन, विदेश नीति पर ये फर्राटेदार बोलते हैं, अर्थ नीति पर ये बोलते हैं, रक्षा नीति पर ये बोलते हैं, और पता सता कुछ नहीं है। एक बार अरुण जेटली ने कह दिया था लोकसभा में कि ये हर विषय के विशेषज्ञ हैं विदाउट किसी भी तरह की जानकारी के। जानकारी कुछ नहीं है लेकिन हर विषय के विशेषज्ञ हैं। तो भैया लीडर आपने ऐसा चुना है तो झेलो। और वातावरण ऐसा बना दिया पार्टी के भीतर कि किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। मैं तो कांग्रेस पार्टी कवर कर चुका अंजू जी, तो मेरे रिश्ते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो हम बैठ करके गप्पे मारते थे। उनमें अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा तो अब नहीं रहे, जनार्दन द्विवेदी और मोहसिना किदवई जी, उनकी भी डेथ हो गई अभी। तो कई ऐसे नेता थे जिनके साथ बैठ करके घंटों घंटों हम लोग बात करते थे। तो बाद में उनमें से कुछ नेताओं के साथ जब हमारी बात होती थी, माथा पीट रहे थे, लिटरली माथा पीट रहे थे, क्योंकि ऐसा वातावरण ही नहीं छोड़ा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। यहां तक कि मेरी सूचना तो ये है कि सोनिया गांधी भी डरती है अब अपने बेटे से। वो शुरू में दाएं बाएं से कुछ कुछ कहलवाती थी जो कभी उनकी कोठरी के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उन सबको भी इस आदमी ने ऐसा निकाल करके बाहर किया है, किसी की हिम्मत नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा था 7 पेज की चिट्ठी में? उन्होंने कहा था कि हम मेल करते हैं, हम राहुल गांधी के ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं, हमें मिलने का समय नहीं दिया जाता और हमें मेल का जवाब नहीं दिया जाता। बिहार के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने कई चैनलों पर इंटरव्यू में कहा था कि जिनको ये पहला नाम लेकर के बुला सकते हैं केवल उनसे रिश्ते रखते हैं। अगर कोई सीनियर आदमी जिनको इन्हें जी लगा करके बात करना पड़े, उसको ये अपने से दूर कर देते हैं। यानी इतना ज्यादा ईगोइस्ट आदमी है ये। सर ईगोइस्ट आदमी तो है, लेकिन आप ये सोचिए कि इन्होंने क्या कभी सबक नहीं लिया? जितनी बार इन्होंने पीएम मोदी को गालियां निकाली हैं, वो तो खुद ही बोलते हैं मैं तो रोज 2-2 किलो गालियां खाता हूं। तो जितनी गालियां ही निकालते हैं, इनको उतना खामियाजा भुगतना पड़ता है। इतिहास में जरा झांक कर देख लें, मौत के सौदागर इनको किसने कहा था? इनकी माताजी ने कहा था। फिर क्या हुआ था गुजरात में? तो जो जो स्टेटमेंट ये देते हैं सर, वो उल्टी पड़ती है। इससे भी सबक नहीं लेते। जो बातें कल शाम इन्होंने उस प्रोग्राम रचनात्मक डिबेट या जो भी था उसमें कहीं सर कैसी कैसी बचकानी बातें कर रहे थे। और फिर दिन में जब सर संसद का आखिरी सत्र का आखिरी दिन था, तो वहां पर जब वंदे मातरम गाया गया, उसमें भी इनको दिक्कत हो गई। इनकी बहना फरमा रही थी कि वो तो पीएम मोदी और अमित शाह तो सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए आए थे। देखिए बात ये है अंजू जी कि इनमें जहां से भी चाबी भरी जा रही है या जहां से भी इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो ताकतें हो सकता है कि ये सब हरकतें देख करके खुश होती हों, तालियां बजाती हों, उनको लगता हो कि हम और लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जिस पाठशाला से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां के हेडमास्टर रह चुके हैं और कदम कदम पर उनको गुजरात में भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए अपमानित किया जा चुका है। कैसी कैसी बातें तब भी की जाती थी, याद है आपको? 67 एमपीज ने मिलकर के एक लेटर तैयार किया था जो बराक ओबामा को भेजा गया था उस समय, और ये कहा गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री को वहां आमंत्रित किया गया है एक कार्यक्रम में,
उनको वीजा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो गुजरात दंगों के एक्यूज हैं। और बराक ओबामा मान गए कि हाँ एक्यूज हैं। अकल के अंधों ने यह भी नहीं सोचा कि जरा फैक्ट तो एक बार देख लिया जाए कि है भी कि नहीं है। किसी कमेटी ने, किसी आयोग ने, किसी अदालत ने, किसी एसआईटी ने कभी ये माना कि नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के एक्यूज हैं? या किसी अदालत में कभी पेशी हुई? कुछ नहीं। तो उस समय वातावरण ये बनाया गया था। और देखिए ईश्वर की क्या अनुकंपा रहती है किसी किसी के सिर पर। वही बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ रेड कारपेट बिछा करके व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे, पलक पावड़े बिछा करके। सोचिए उन 56 सांसदों के दिलों पर क्या गुजरी होगी। और दूसरा सर, अब आपको क्या लग रहा है, ये सत्र तो धुल गया सर, सिर्फ 12 बिल ही इसमें पास हो पाए, सिर्फ एक ही बिल पर चर्चा हुई कायदे से, वो जो एंटी पेपर लीक जो मामला था सिर्फ उसी पर चर्चा हुई और तो चर्चा ही नहीं हुई। तो सर आपको लगता है कि अब विंटर सेशन तक इंतजार करना पड़ेगा या बीच में कोई विशेष सत्र लाकर ये जो बिल हैं, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी बिल हैं, परिसीमन वाला बिल पास हो जाए, महिला आरक्षण वाला बिल पास हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल पास करवाया जा सके, या एफसीआरए जो ठंडे बस्ते में एक तरह से चला गया जेपीसी के पास, उसको फिर से लाकर पास किया जा सके? ऐसे आसार दिखते हैं आपको कहीं छोटा सा सेशन होने के? मैंने कहा था कि कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई आफत नहीं है। मोदी सरकार इस सत्र में लाने की कोशिश करेगी। पास हो गया, रख दिया, चर्चा हो गई, वेल एंड गुड। नहीं तो अभी शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र में भी अगर नहीं हो सका तो बजट सत्र है अभी तक, और आगे भी कई सत्र आने वाले हैं। हाँ, इतना है कि थोड़ा जो तैयारियां होती है परिसीमन बिल के पास होने के बाद, उनमें थोड़ा सा गैप कम रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसको हमेशा रोक सकते हैं। देखिए हालात कितने बदल चुके हैं। आप ये देखिए ना कि अप्रैल में ये बिल गिराए गए थे, अप्रैल के बाद संख्या बल किस तरीके से चेंज हुआ है, पार्टियां किस तरीके से टूटी हैं। और अभी तो शीतकालीन सत्र में समय है, तब तक और कितनी संख्या बल जुटा चुके होंगे ये लोग, तो कह नहीं सकते। समय बड़ा बलवान होता है और समय दिया है कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तो उस समय का सदुपयोग करेंगे वो। लेकिन सर आप ये सोचिए कि इतनी नफरत थी इस बार के सत्र के दौरान कि आखिरी दिन जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने चाय पर सारे नेताओं को बुलाया था, सारे सांसदों को बुलाया था, सिवाय डीएमके के बाकी पूरे विपक्ष ने तो उसका बायकॉट किया। ये किस तरह की परंपरा की शुरुआत कर रही है कांग्रेस? अच्छी बात है ना, असली चरित्र फिर कैसे सामने आएगा अगर ये सब नहीं करेंगे तो। अभी तो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप देखिएगा इनकी जो कुर्सियां हैं वो खाली मिलेंगी आपको, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कह दिया ना संसद में, संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कि हमें इनके लेक्चर नहीं सुनने। तो ये जो संविधान की झूठी प्रतियां हाथ में लेकर के घूमते रहते हैं, जेब में लेकर घूमते हैं, और जब मौका मिलता है तो कैमरों के सामने लहराते हैं, तो ये संविधान का, लोकतंत्र का, संसद का कितना सम्मान करते हैं लोगों को पता लगता रहना चाहिए ना, कि आप इस देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल का कितना पालन करना जानते हैं, और जिस पद पर आप हैं इस समय उस पद का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उसका भी आप कितना सम्मान करते हैं, ये देश को पता लगना चाहिए। और अगर आप इसी पद के प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो जिस पद पर बैठना चाहते हैं, जिसके लिए सारे षड्यंत्र रच रहे हैं, भाई अमेरिका ने क्या किया था बांग्लादेश में? शेख हसीना से जब वो प्रधानमंत्री थी
तो एक आयरलैंड मांगा था कि वो हमें दे दीजिए, हम यहाँ अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। इनका अपराध ये था कि उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि पूरे दक्षिण चीन सागर में, भारत की पूरे आसपास के इलाके में एक असंतुलन पैदा हो जाता। अमेरिका इस क्षेत्र में पैर रखने के लिए, अपना अड्डा जमाने के लिए बरसों से प्रयासरत है। तो वो नहीं मानी तो उनका तख्ता पलट करके अपनी कठपुतली मोहम्मद यूनिस को बैठा दिया यहाँ पर। फिर नेपाल में वही खेल हुआ डीप स्टेट का, CIA का, वहां पर जैन जी को सड़कों पर उतार दिया। पैसे की तो कोई कमी नहीं है उनके पास में। भारत में भी यही करना चाहते हैं वो, लेकिन भारत में संभव ही नहीं है। नेपाल तो अपने आप में वहां ना प्रदेश है, बांग्लादेश में भी कोई प्रदेश नहीं है, तो वहां तो सीधे जिले हैं, या ढाका में राजधानी है और काठमांडू में राजधानी है। भारत में तो भाई 34-35 प्रदेश हैं, वहां राजधानियां हैं, अपनी पुलिस है वहां की, अर्धसैनिक बल वहां रहते हैं, सेना की छावनियां हैं वहां पर। यहां तो ऐसी हड्डियां टूटेंगी, बहुत सालों तक दर्द करेंगी, और कई पीढ़ियों को बता करके जाएंगे कि इस तरह की हरकत मत कर देना। सर मुझको तो ताजुब इस बात का होता है कि ये 56 साल का युवा 4 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाएगा, और जो मजाक उड़ा रहा था साथ में खड़ा संदीप दीक्षित, वो सीनियर सिटीजन है। जिस पार्टी में इस उम्र के नेता इस तरह की बचकानी और वाहियात हरकतें करें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, सर वो क्या मैसेज देते होंगे उनको? क्या अनुशासन का पाठ पढ़ाते होंगे? क्या उनको सिखाते होंगे कि कैसे परंपराओं पर चलना? उस पार्टी की क्या विचारधारा होगी सर? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो जो राहुल गांधी ने हरकत की है कल सर, उसके बाद तो मुझे तो अब ये लगने लगा है सर कि बाकी पार्टियों में तो दो फाड़ हो चुके हैं। अब तो मुझे सीधे सीधे कांग्रेस के हालात खराब दिख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है अगली बारी कांग्रेस की है। आप याद रखिएगा, ये एनसीपी सब निबट गए सर, अब कांग्रेस के निबटने की बारी है, और राहुल गांधी ने वो सामान तैयार कर दिया है, कांग्रेस को उस मुहाने पर लेकर आए हैं। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका गला ठीक नहीं है, इसके बावजूद आपने मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।